अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। किसी भी मार्केट में जब स्पेकुलेटिव ट्रेड या सट्टेबाजी होती है तो जिस वक्त ऐसा हो रहा होता है इसकी निशानदेही करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब वो बबल फटता है तो पता चल जाता है, वाज़ेह हो जाता है कि ये सट्टेबाजी ही थी। आजकल बिटकॉइन को लेकर भी लोगों के जहन में इसी तरह के खदशात हैं। साल का पहला महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और बिटकॉइन रोज़ाना सुर्खियों में, हेडलाइंस में आ रहा है। इसकी वजह यह कि जनवरी के शुरू में बिटकॉइन $42,000 तक चला गया था, जो कि उसकी अब तक की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन फिर अगले दिन 3 दिन में ये क्रैश हो गया और तकरीबन $30,000 की सतह पर आ गया। इस दौरान इसकी जो मार्केट वैल्यू, जो इसकी कदर है, उसमें 200 अरब डॉलर की कमी आ गई। ऑफ कोर्स लोगों ने बहुत सारा पैसा लूज़ किया होगा। लेकिन अगले 10 दिन में मज़ीद स्पेकुलेटिव ट्रेड देखने में आई, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे और बिटकॉइन ने रिकवरी की, यहाँ तक कि $40,000 तक दोबारा चला गया। लेकिन फिर क्रैश हो गया और इस बार पहले से भी ज़्यादा क्रैश हो गया और $28,800 तक की सतह पर आ गया। इसने इन्वेस्टर्स को 2017 के बबल की याद ताज़ा करा दी। 2017 में बिटकॉइन बड़ी तेज़ी से $20,000 तक चला गया था, फिर अचानक क्रैश कर गया। यहाँ तक कि एक दिन में अपनी जो कदर है उसका 33% या तीसरा हिस्सा उसने खो दिया। हालिया स्पेकुलेटिव ट्रेड, क्या ये भी एक बबल है? इस पर बहस शुरू हो गई है और हम भी वीडियो के एंड में इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे किसी को इनकार नहीं है कि बिटकॉइन एक इंतहाई गैर मुस्तहकम वॉलेटाइल एसेट है। और इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि पिछले हफ्ते जो 11% इसमें कमी आई थी, एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक वजह उसकी ये भी थी कि ट्विटर पे गलत रिपोर्ट शाया हो गई थी, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। माहिरीन कहते हैं कि ये साबित करता है इस बात को कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है इस टेक्नोलॉजी की और एक गलत ट्रिगर के ऊपर इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रैश हो गया। पिछले 2-3 हफ्ते की जो स्पेकुलेटिव ट्रेड है, इसको देखते हुए कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। मिसाल के तौर पे जेपी मॉर्गन चेज़, जो कि 2.6 खरब डॉलर के एसेट मैनेज करता है, इसने जनवरी के शुरू में प्रेडिक्शन दी थी कि बिटकॉइन $1,40,000 तक जा सकता है। लेकिन हालिया सूरत हाल के बाद इसका कहना है कि अब ये $40,000 से ऊपर ट्रेड होता नज़र नहीं आ रहा। वजूहात बताते हुए इनका कहना था कि डिमांड वीक है, लोग प्रॉफिट ले रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग है उसका फ़्लो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको $40,000 से ऊपर सस्टेन कर सके। और ये आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जब ये बिटकॉइन के अंदर आए तभी इसका प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर गया। लेकिन इसके बरअक्स ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एसेट अंडर मैनेजमेंट के एतबार से, वो अपने इन्वेस्टर्स को कह रही है कि हम आपको बिटकॉइन डेरिवेटिव्स ऑफ़र करेंगे। उन्होंने अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को अपना प्रोस्पेक्टस फ़ाइल किया है, जिसमें रिक्वेस्ट की है कि उनके 2 फंड के अंदर जो कैश सेटल बिटकॉइन फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे दिया जाए। अब ये 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, इनकी कंट्रास्टिंग पोजीशंस को अगर देखा जाए तो ये अक्कासी करती हैं ओवरऑल इन्वेस्टर बिहेवियर के। इसको बेहतर समझने के लिए कि मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस चार्ट है उसको देखें पिछले 3 हफ्ते के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब यहाँ से ये बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा या मज़ीद नीचे गिरेगा, इसका दारोमदार काफ़ी हद तक इस चीज़ पर भी होगा कि जो दुनिया के रेगुलेटर्स हैं, जो ग्लोबल फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, वो इसको लेकर क्या पोजीशन लेते हैं और क्या इकदामात करते हैं। बिटकॉइन के हामियों का कहना है कि जो वॉलेटिलिटी है वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी, ये मुस्तहकम हो जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ हैज लिया जा सकता है। वो ये भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है, 22 लाख से ज़्यादा कॉइन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, लिहाजा इसकी माइनिंग जो है वो महंगी और मुश्किल होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में डिमांड बढ़ती है तो इसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। क्रैश से पहले बिटकॉइन के अंदर जो तेज़ी देखने में आई, उसकी एक वजह इन्वेस्टर्स की ब्लॉकचेन में बढ़ती हुई दिलचस्पी है। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज़ ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर बिटकॉइन ऑपरेट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है और वो रिसर्च कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर कि मुस्तकबिल में इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ पेपल जैसी बड़ी फिनटेक कंपनी जो है वो अपने पेमेंट सिस्टम को बिटकॉइन के साथ इंटीग्रेट कर रही है और कुछ और कंपनीज़ जैसे कि ब्लैक रॉक की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के ऊपर काम हो रहा है। बिटकॉइन के हामियों को शिद्दत से इंतज़ार है इस बात का कि रेगुलेटर्स अपनी पोजीशन को वाज़े करें बिटकॉइन की रेगुलेशन के हवाले से, इसकी टैक्सेशन के हवाले से। जब ऐसा होगा तो और इन्वेस्टर्स इसके अंदर आएंगे। और अगर आपने हालिया ख़बरें पढ़ी हों तो नज़र आ रहा है कि जो रेगुलेटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं बिटकॉइन को लेकर, इस पर बहुत बात हो रही है। मिसाल के तौर पे जैनेट येलन, जिन्हें प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मुंतखब किया है यूएस ट्रेजरी को चलाने के लिए, जो वहाँ की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि बिटकॉइन गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होता है। इससे चंद दिन कबल ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जो बरतानिया की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, इन दोनों इदारों ने बिटकॉइन के हवाले से सख्त कवानीन का मुतालबा किया है।
यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं वो बिटकॉइन के प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं और जो इसमें रिस्क्स हैं उसको डाउन प्ले करती हैं। लिहाजा उन्होंने इन्वेस्टर्स को वार्न किया कि इसमें पैसे मत इन्वेस्ट करें वरना आपकी रकम डूब सकती है। दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड का ये कहना है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से ये साबित होता है कि बिटकॉइन गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल मैं आपको पाकिस्तान से ही दे देता हूँ। पिछले हफ्ते काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से दाइश को बिटकॉइन के ज़रिए फंडिंग की गई। क्रिस्टीन लगार्ड का कहना है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे कि G7 कंट्रीज़ या G20 कंट्रीज़, उनको बिटकॉइन के हवाले से कवानीन बनाने चाहिए, उस पर मुत्तफ़िक होना चाहिए और ये काम जल्द हो जाना चाहिए। बिटकॉइन का रेगुलेट होना और किन शराइत पर होता है या फिर रेगुलेट ना होना, ये दोनों ही इसकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उसमें रुकावट बने हुए हैं। अमेरिका का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन कहता है कि उसके चंद कवानीन इस पर लागू होते हैं, लेकिन इसके मेकैनिज़म पर कोई वजाहत नहीं है। दूसरी तरफ चाइना ने इसको आउटराइट बैन कर दिया है और मुख्तलिफ़ ममालिक में इंडिविजुअल माइनर्स के लिए मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस हैं। मिसाल के तौर पर वेनेजुएला में क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर आपको जेल हो सकती है। पाकिस्तान में सिर्फ केपी में आप इसको लीगली माइन कर सकते हैं। और अगर ईरान की बात कर ली जाए तो उन्होंने हालिया तकरीबन 1600 क्रिप्टो प्रोसेसिंग सेंटर्स को शट डाउन किया है एक नेशन वाइड क्रैकडाउन के दौरान। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ईरान क्रिप्टो का हामी है, उन पर ग्लोबल सैंक्शंस हैं, तो ये एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम था उनके पास। इनफैक्ट उन्होंने 24 क्रिप्टो प्रोसेसिंग सेंटर को ख़ुद लीगलाइज़ किया था और उनको भी बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि ईरान में बिजली की किल्लत है और क्रिप्टो प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जितनी क्रिप्टो माइनिंग हो रही है उसमें इतनी बिजली इस्तेमाल होती है कि जो पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए काफ़ी है। और जैसे जैसे इसमें ट्रेडिंग बढ़ रही है, इसकी माइनिंग बढ़ रही है, इसकी माइनिंग मुश्किल होती जा रही है, महंगी होती जा रही है और इसकी एक वजह यह है कि इसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्पेकुलेटिव है, सिर्फ 4 माह के अंदर 400% ऊपर चला गया और मल्टीपल टाइम क्रैश भी हो गया। वो ये कहते हैं कि इसमें वो सेफगार्ड्स नहीं हैं जो दूसरे एसेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा बबल है। मिसाल के तौर पर मशहूर अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का ख़त्म अच्छा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ मार्क क्यूबन जो कि बिलियनियर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसका मवाजना 2000 के .com बबल से कर रहे हैं। 90 की दहाई में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत स्पीड से ऊपर जा रहे थे और नैस्डैक जिस पर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लिस्टेड थे वो 1995 से 2000 के बीच में 5 गुना ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद ये बबल बर्स्ट हो गया और सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो क्रैश हो गए और उसके बाद दोबारा अपने पीक पर जाने में उनको 15 साल लगे। उस दौरान भी जो बबल था उसकी एक बड़ी वजह थी कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग हो रही थी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था टेक्नोलॉजी फर्म्स का और वो पैसा भी मार्केट में बहुत था, उसमें इन्वेस्ट करे जा रहे थे और वो कंपनीज़ प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी। सन 2000 के .com बबल के दौरान भी इन्वेस्टर्स जो कि हामी थे टेक कंपनीज़ के, वो उस वक्त की जो भी प्राइस होती थी उसको जस्टिफाई करते थे और कहते थे ये ऊपर जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में भी यही देखने में आ रहा है, जो बिटकॉइन के हामी हैं वो हर प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं ये ऊपर जाएगा। लेकिन मार्क क्यूबन का ये भी कहना था कि 2000 का जो .com बबल था उसको अच्छी कंपनीज़ जैसे कि अमेज़ॉन, ईबे, प्राइस लाइन, उन्होंने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि आगे जाके थ्राइव भी किया और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। इसी तरह से बिटकॉइन और इथेरियम जो हैं वो शायद इस बबल को सर्वाइव कर जाएं, लेकिन सारी क्रिप्टो करेंसीज़ नहीं कर पाएंगी। मार्क क्यूबन का ये भी कहना है कि बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी या गवर्नमेंट बैक करेंसी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग पैसे बना लेंगे और बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे। उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ़ ममालिक इक़दामात करेंगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लेके और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी टैक्स वसूल करने की सलाहियत और जो रेगुलेशन है उसको महफूज कर सकें। और जब ऐसा होगा तो जो इन्वेस्टर्स डिपेंड करता है उनकी क्या पोजीशन है, उसमें से कुछ लूज़र्स होंगे और कुछ विनर्स होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें से काफ़ी बातें शायद समझ ना आई हों, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि हमारी पिछली वीडियोस जाके देख लें जिसमें हमने बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है कि बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसको आप ज़रूर देख लें। और हमारी पिछली और इस वीडियो के हवाले से अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में और शेयर्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।